नमस्कार, मैं अमित वांद्रे, आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। नागपुर के सीपी अमितेश कुमार इन्होंने जानकारी दी है कि होली पर्व पर नागपुर में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए तगड़ा पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। साथ ही नागपुर में बढ़ते कोरोना महामारी के चलते इस साल होली जलाने से लेकर होली मनाने की सार्वजनिक रूप से बंदी के आदेश दिए गए हैं। साथ ही नागरिकों को होली पर्व पर घर पर ही शांति और सुरक्षा के साथ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में नागपुर शहर के 60 जगहों पर नाकाबंदी रहेगी और 24 घंटे पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी। होली के बारे में आज डिटेल मीटिंग हमारे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर्स, ट्रैफिक ब्रांच और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के साथ हुई है और परसों 29 को जो होली है उसके लिए पूरी तरीके से इलैबोरेट बंदोबस्त प्लान किया गया है। शहर में फिक्स पॉइंट्स, नाकाबंदीज, पेट्रोलिंग मोबाइल्स इंटेंसिफाइड रहेंगे शहर में, और शहर में किसी प्रकार की इल्लिसिट एक्टिविटीज़ जैसे इल्लीगल दारू, कोई लाइसेंस शॉप से जो स्टॉकिंग हो रही है दारू की, या ड्रग्स, गांजा, भांग, इस प्रकार की इल्लिसिट एक्टिविटीज़ के विरुद्ध पुलिस के द्वारा सख्त मुहिम ऑलरेडी शुरू की गई है और अगले 2 दिनों में ये और भी इंटेंसिफाई की जाएगी। शहर में कोम्बिंग ऑपरेशंस आज से शुरू किया जा रहा है। उसके अलावा जो संवेदनशील ठिकान है वहाँ पे रूट मार्चेस वगैरह की भी आयोजन की जा रही है। ओवरऑल होली जहाँ पे नागपुर शहर में पहले की जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से होली में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती हैं, ऐसा इतिहास नागपुर शहर का है। इस बार होली में इस प्रकार की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो, इसलिए इसके लिए पुलिस के द्वारा सभी प्रकार के प्रोफेशनल उपाय योजना किए जा रहे हैं और उसको सीनियर ऑफिसर्स खुद बहुत माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार होली में कोविड का जो नागपुर में बढ़ता हुआ इन्फेक्शन का प्रमाण है, इसके लिए जो रेस्ट्रिक्शंस महानगर पालिका के द्वारा लगाए गए हैं उसकी लोगों के द्वारा पालन होनी बहुत आवश्यक है। इस पे मैं विशेष तौर पे ये बताना चाहूँगा कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे होली खेलने पे बंदी लगाई गई है और होली जलाने का भी जो प्रोग्राम होता है वो भी सार्वजनिक रीत्या ठिकान पे नहीं किया जा सकता है। लोग इसका पालन करें, ऐसा मैं उनसे आह्वान करता हूँ। शहर में उस दिन एसेंशियल सर्विसेज के अलावा किराना शॉप्स, मटन, चिकन, फिश, ये मार्केट्स जो स्टैंड अलोन हैं ये दिन को 1 बजे तक खुले रहने वाले हैं। जिसको आवश्यक है वो डेफिनेटली उसका वहाँ पे वो जा सकते हैं, लेकिन आवागमन जो आना जाना है वो मोटरसाइकिल पे सिर्फ 1 व्यक्ति और 4 व्हीलर पे सिर्फ 2 व्यक्ति, यही जाने का रेस्ट्रिक्शन नियम महानगर पालिका के द्वारा लगाया गया है। हम नागपुर शहर की जनता से, नागपुर शहर पुलिस दल की तरफ से आह्वान करना चाहूँगा कि इन नियमों का पालन करें। और जहाँ तक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात है, मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि नागपुर शहर पुलिस दल पूरी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे नियंत्रण करने के लिए सुसज्ज है, तैयार है, और किसी को इसके बारे में किसी प्रकार की अगर अड़चन या तकरार रहे तो पुलिस को संपर्क करें। हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच के इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। गिट्टी कदान थाना क्षेत्र में कबूतर उड़ाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई। मृतक का नाम अक्षय बागड़े बताया जा रहा है। इस मामले में गिट्टी कदान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौलीपुरा डोंगरी की आटा चक्की के पास आरोपी राजा उर्फ अरमान जाफर शेख के पड़ोस में अक्षय बागड़े रहता है। कल रात 9 बजे कबूतर उड़ाने को लेकर राजा और अक्षय के बीच में विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजा ने धारदार हथियार निकालकर अक्षय पर सपाट वार किए, जिससे अक्षय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गिट्टी खदान पुलिस पहुंची और अक्षय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रोशनी साळवे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काल पोलीस स्टेशन गिट्टी खदान हद्दीमध्ये गौलीपुरा IBM रोड भागामध्ये मृतक अक्षय सिद्धार्थ तागडे याचा आरोपी राजा उर्फ अरमान शेख अजहर याच्याशी कबूतर उडवण्यावरून वाद झाला। त्या वादामध्ये त्यांचं भांडण वाढून
त्यामध्ये आरोपी राजा याने मृतक यास छातीमध्ये चाकू घुसून गंभीर जखमी केले. मृतकाला मेयो हॉस्पिटल येथे नातेवाईकांनी उपचारासाठी नेले असता उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. त्यावरून पोलीस ठाणे गिट्टी खदान येथे नवी कलम 302 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यातील आरोपिता शोध घेऊन त्यास ताब्यात घेण्यात आलेले आहे आणि तपास चालू. आरोपी आणि मृतक हे एकाच वस्तीत राहतात. आजूबाजूला त्यांचे घर आहे आणि दोघेही कबूतर पाळत होते. त्यावरून कबूतर पाळण्यावरून त्यांच्यामध्ये एकमेकाचे कबूतर हस्तांतरित होण्यावरून काहीतरी वाद होता असं प्राथमिक तपासात निष्पन्न होत आहे. यामध्ये काही दुसरी बाजू आहे का याबाबत आम्ही अधिक तपास करू. काय रिकॉर्ड आहे का त्याबाबत अभिलेख तपास सदरची घटना आरोपी राजा याच्या घराच्या समोरच्या डेलीमध्ये अगदी घराच्या लगत. नागपुर में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है. दिन दहाड़े अपराधी लोगों के घर में घुसकर पैसे छीन रहे हैं. ऐसा ही एक मामला गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन हद में भीषणखोरी के बस्ती में सामने आया है, जहां 10 गुंडों ने मिलकर फिरियादी प्रशील चंद्रापुरे के घर में घुसकर तलवार का खौफ दिखाकर उसके तरफ से 700 रुपए छीन लिए. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. काल दुपारी पोलीस ठाणे गिट्टी खदानातील भीवसेनखोरी येथे फिर्यादी प्रशील सुरेश चंद्रिकापुरे त्याच्या घरी असताना 10 शस्त्र रॉड तलवार घेऊन असे 10 इसम त्याच्या घरी आले व त्याच्यावर हल्ला केला. त्या दरम्यान त्याच्या खिशातून त्यांनी 700 रुपये तलवारीचा धाक दाखवून जमिनीने हिसकावून घेतले. यावरून सदरचा गुन्हा दाखल आहे. यामध्ये 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेला आहे आणि इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. कोरोना मुक्त नागपुर के लिए सिटीजन फोरम द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत नागपुर के गोकुलपेट मार्केट में फोरम के सदस्यों ने लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का आह्वान किया है. देखिए पिछले कुछ दिनों से हम ये देखते हुए कि नागपुर की परिस्थिति अभी काफ़ी बिगड़ चुकी है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों अभी भी नींद से नहीं जाग रहा है. चाहे मेडिकल हो, में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी है. तो नागपुर सिटीजन फोरम की तरफ से हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है, जिससे हम लोगों से अपील कर रहे हैं, रोकेंगे टोकेंगे जो मास्क नहीं. सबसे मुझे ऐसे लगता है 3 सादे और बिल्कुल ये नियम है कि मास्क पहनना है, हाथ धोना है और एक सामाजिक अंतर बना के चलना है. तो हम सभी लोगों से और दुकानदारों से ये अपील कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सादे नियम है. अगर हम इसको भी इसका पालन करेंगे तो कोरोना से हम लोग बचाव कर सकते हैं. और सभी नागपुर वासियों से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि इन तीनों नियमों का पालन बहुत अच्छी पद्धति से करें. जी बिल्कुल. हम काफ़ी लोगों को हमने देखा है, लोग नाक के नीचे मास्क पहनते या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते. तो हम लोगों से और यहाँ के जितने दुकानदार भाई लोग हैं, हम लोग उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहन के आते हैं, आप लोग उनको सामान ना दें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना ये दुकानदारों की जिम्मेदारी है. अगर वो लोग इस जिम्मेदारी का पालन करेंगे तो डेफिनेटली है कि आगे वाला कस्टमर भी उसको फॉलो करेगा. तो लोग सुन रहे हैं. देखिए कैसा है कि नागपुर की जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब होती जा रही है और एज अ सोशल हमने आगे नागपुर सिटीजन फोरम के थ्रू आगे बढ़े हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, किसी के संपर्क में नहीं आइए और मास्क पहन के रहिए. तो ये हमारा आह्वान चल रहा है. नागपुर में प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है. लोगों को थोड़ा बताना पड़ता है कि हमको कि अभी आपको मास्क पहनना है, थोड़ा देर के लिए मास्क पहनते हैं फिर से निकाल लेते हैं. बट है कि आप जितनी अपन जन जागरूकता करेंगे तो उतना ही लोग सतर्क होते जाएंगे. नागपुर में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण सारा भार सरकारी अस्पतालों पर आ रहा है. वहीं सरकारी अस्पतालों पर बढ़ती मरीजों की संख्या के कारण एक बेड पर 2 मरीज का इलाज चल रहा है, जो कि प्रशासन के लचर कार्य प्रणाली को उजागर करता है. शहर के मेयो अस्पताल में भी क्या मंजर है, यह जांचने के लिए नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने मेयो अस्पताल का जायजा लिया है. पेशेंट की संख्या बहुत तेज़ी से नागपुर शहर में बढ़ रही है और आम आदमी के लिए
मैं गरीब शब्द का उपयोग नहीं करना चाहूँगा, आम आदमी के लिए कोरोना का जो इलाज है उसका खर्च प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है। इसलिए आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा बेड की सुविधा सरकारी दवाखानों में मिल सके, इस दृष्टि से हम लोग प्रयासरत हैं। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में विशेष रूप से कलेक्टर जी से निवेदन करके 2 IAS की नियुक्ति की है कि मेडिकल साइट का जो मैनेजमेंट है, ये मेडिकल साइट का मैनेजमेंट तो यहाँ की टीम देखेगी डॉक्टर्स के, लेकिन मैन पावर का मैनेजमेंट IAS के माध्यम से किया जाए तो इस व्यवस्था को और अच्छा सुधारा जा सकता है। यहाँ की टोटल बेड कैपेसिटी जो है IGMC की 600 है। 600 में से 600 बेड का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से नियोजन हम लोग कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि महानगर पालिका और कलेक्टर ने मिलकर के यहाँ जो डॉक्टर भेजे थे वो पूरे ज्वाइन नहीं हुए, इसलिए मैं उसके तहकीकात करने आया था कि कितने ज्वाइन हुए और कितने नहीं मिले। कलेक्टर और महानगर पालिका ने मिला करके यहाँ जो डॉक्टर भेजे थे वो करीब 40 डॉक्टर भेजे थे। उस 40 डॉक्टर में से 9 महानगर पालिका के और 8 कलेक्टर ऑफिस के इतने ही डॉक्टर ज्वाइन हुए, बाकी ज्वाइन नहीं हुए। कलेक्टर ऑफिस से जो 15 आए थे 25 में से, वो 15 में से बाकी सारे के सारे लोग यहाँ ड्यूटी लगा करके छुट्टी पर चले गए। ऐसे समय में, आपदा के समय में यहाँ डॉक्टर्स की कमी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी रहे तो यहाँ हम अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। इसलिए फिर से पर्यायी व्यवस्था, मैंने अभी हमारे महानगर पालिका को पत्र लिखवाया है, महानगर पालिका के आयुक्त से चर्चा की है और आयुक्त से चर्चा करने के बाद में जो डॉक्टरों का टोटा है हम छुट्टी रहते हुए भी कल एडिशनल डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध करा दें, इस दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ी अड़चन IGMC और GMC में यह आ रही है कि जो रेसिडेंशियल डॉक्टर है, जो यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ थे और जो यहाँ के स्किल हैंड है, परिपूर्ण है, निपुण है और जो यहाँ के वातावरण से जानकार है, ये सारे बच्चे अभी एग्ज़ाम गोइंग हो गए। करीब 70 डॉक्टर तो इस IGMC के हैं जो पिछले समय यहाँ कार्य कर रहे थे, जो एक्सपर्ट है। परीक्षा होने के कारण उनका यहाँ उपयोग नहीं हो सकता, तो एकाएक 70 डॉक्टर यह भी कम हो गए। ये सारी त्रुटि हम प्रशासन के माध्यम से पूर्ण करके इसकी गतिशीलता और अच्छे से बढ़ा सके, स्किल्ड व्यक्ति यहाँ भेज करके, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय का स्टाफ, ये सब एडिशनल दे करके हम इसको 600 बेड तक ले जा सके, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज जानकारी ली, करीब 480 बेड के ऊपर में कोरोना के पेशेंट एडमिट है और करीब 10 से 15 बेड यहाँ किडनी के पेशेंट के डायलिसिस के लिए है, कारण जो कोरोना पेशेंट डायलिसिस के लिए आता है उसके लिए रखी हुई है। 15 बेड हमारी जो माताएं कोरोना पॉजिटिव हैं और प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए रखी हुई है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेशेंट जो कोरोना से तो ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके लंग्स में इन्फेक्शन रहता है, इसलिए निगेटिव होने के कारण उनको कोरोना वार्ड में नहीं रख सकते हैं, उनके लिए एक वार्ड अलग आरक्षित है। एक वार्ड सारी का वार्ड है जहाँ सस्पेक्टेड पेशेंट रहते हैं। इस दृष्टि से 12-15 बेड अगर छोड़ दिए तो सारी के सारी ऑक्यूपेंसी यहाँ पर है, अर्थात ये पूरी ताकत के साथ, पूरे पावर के साथ काम कर रहा है, लेकिन मैन पावर कम है। इसमें गतिशीलता लाने की दृष्टि से मैन पावर यहाँ देने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। यही व्यवस्था देखने के लिए यहाँ महानगर पालिका के माध्यम से हम जो काम कर सकते हैं वो मदद करने की दृष्टि से मैं यहाँ आया था। डीन साहब से बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।